चलिए चलते हैं साल 1462 में। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक मेहमेद द्वितीय, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया था, अपनी एक बहुत बड़ी अजेय जैसी ऑटोमन सेना के साथ वलाचिया नाम के एक छोटे से राज्य की तरफ बढ़ रहा है। वो एक आसान और शानदार जीत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा है वो कोई जंग नहीं है। वो एक ऐसा खौफनाक मंजर है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। लेकिन जब वो राजधानी के बाहर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई सेना नहीं खड़ी थी, कोई किले की दीवारें नहीं थीं। वहां था तो बस एक जंगल। लेकिन ये पेड़ों का जंगल नहीं था, ये था 20,000 सड़ती हुई लाशों का जंगल। हर एक को एक नुकीले खम्भे पर लटकाया गया था। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक खामोश चीख थी जो हवा में मौत की महक घोल रही थी। नहीं, ये किसी पागलपन का नतीजा नहीं था। ये तो कह सकते हैं, एक खौफनाक जीनियस का काम था। ये था व्लाड द इम्पेलर का काम। उसने तलवारों और तोपों से नहीं, बल्कि इंसान के मन के सबसे गहरे डर से लड़ने का फैसला किया था। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक ऐसा क्रूर उदाहरण था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक अकेला इंसान सिर्फ डर को अपना हथियार बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को रोक सकता है। चलिए इस भयानक कहानी के पीछे के इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। व्लाद की इस क्रूरता को समझना है तो हमें उसके बचपन में वापस जाना होगा। वो एक राजकुमार की तरह नहीं पला बड़ा, बल्कि उसे ऑटोमन सुल्तान के दरबार में एक राजनीतिक बंदी बनाकर रखा गया था। और कमाल देखिए, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में रहकर ही उन्हें हराने के सबसे बेरहम तरीके सीखे। वैसे उसका जो सबसे मशहूर नाम है ड्रैकुला, उसका मतलब शैतान नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ड्रैगन का बेटा। ये नाम उसे अपने पिता से मिला, जो ऑटोमन के खिलाफ लड़ने वाले एक ईसाई मिलिट्री ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन के मेंबर थे। कैद के उन सालों ने दोनों भाइयों की किस्मत हमेशा के लिए अलग कर दी। एक तरफ था छोटा भाई राडू, जो उस माहौल में घुल मिल गया। उसने ऑटोमन तौर तरीके अपना लिए और सुल्तान का चहेता बन गया। लेकिन व्लाद, उस पर पड़ी हर मार, हर बेइज्जती उसके दिल में नफरत की आग को और हवा दे रही थी। वो सब कुछ देख रहा था, सीख रहा था, ताकि एक दिन वो इसे तबाह कर सके। और सोचिए, जब वो दूर कैद में था तब उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी रूह पर हमेशा के लिए एक घाव छोड़ दिया। उसके पिता को मार दिया गया था और उसके बड़े भाई को जिंदा दफना दिया गया था। और ये काम ऑटोमन ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही देश के गद्दार रईसों यानी बोयारों ने किया था। अब व्लाद के दुश्मन दो थे, एक बाहर और एक घर के अंदर। तो जाहिर है, जब 1456 में व्लाद को आखिरकार गद्दी मिली तो उसकी पहली नज़र ऑटोमन सरहद पर नहीं, बल्कि अपने ही दरबार पर पड़ी। बाहरी दुश्मनों से निपटने से पहले घर की सफाई करना जरूरी था, और हाँ, बदला लेने का वक्त भी आ गया था। उसने एक ही वार में इन सबसे बदला लेने का एक खतरनाक प्लान बनाया। ईस्टर का मौका था, एक बड़ी दावत रखी गई। उन सभी बोयारों को बुलाया गया जिन्होंने उसके परिवार से गद्दारी की थी। वो सब दावत खाने आए थे। उन्हें क्या पता था कि वो खुद दावत का हिस्सा बनने वाले हैं। व्लाद ने अपने दुश्मनों की ही एक टॉर्चर तकनीक को लिया और उसे अपना सिग्नेचर बना दिया, सूली पर चढ़ाना। और ये कोई जल्दी से दी जाने वाली मौत नहीं थी। ये एक बहुत धीमी, बहुत ही भयानक प्रक्रिया थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ दर्द और खौफ पैदा करने के लिए ही बनाया गया था। मरने वाले को कई कई दिन लग जाते थे, और ये मंजर देखने वालों के जहन में हमेशा के लिए बस जाता था। ये सजा नहीं थी, ये एक मैसेज था। उसके खौफ का आलम ये था कि उसने अपनी राजधानी के मेन चौराहे पर सोने का एक कप रखवा दिया, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे हाथ भी लगा दे। ये एक सीधा सा मैसेज था। व्लाद के राज में कानून तोड़ने का मतलब मौत से भी बदतर सजा थी। अब जब घर के अंदर के दुश्मन खत्म हो चुके थे, व्लाद ने अपना ध्यान उस साम्राज्य की तरफ मोड़ा जिसने उसे बनाया भी था और कैद भी किया था। ऑटोमन साम्राज्य से हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। उसने सीधे सीधे सुल्तान मेहमेद द्वितीय को ललकारा, टैक्स देने से साफ मना कर दिया। और जब सुल्तान के दूतों ने उसके सामने अपनी पगड़ी उतारने से मना किया, तो व्लाद ने वो पगड़ियां कीलों से उनके सिर पर ही ठुकवा दी। अब तो जंग होकर ही रहनी थी। नंबर्स को देखें तो कहानी साफ है। व्लाद की सेना सुल्तान की फौज के आगे कुछ भी नहीं थी। आमने सामने की लड़ाई का मतलब था सीधी सीधी खुदकुशी।
और व्लाद का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने तय किया कि वो जंग के मैदान में नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग में लड़ेगा। व्लाड ने लड़ाई का वो तरीका अपनाया जिसे आज हम एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं। मतलब जब दुश्मन ताकतवर हो तो सीधे मत लड़ो। उसने अपनी ही जमीन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। फसलें जला दी, कुओं में जहर घोल दिया, यहाँ तक कि प्लेग के मरीजों को ऑटोमन कैंपों में भेजकर एक तरह का बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया। उसका मकसद सेना को हराना नहीं था, बल्कि उससे तोड़ना था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल 17 जून की रात को चली गई। व्लाद ने खुद ऑटोमन सिपाही का भेष बदला और सीधे सुल्तान के कैंप में घुस गया। उसका मकसद सिर्फ एक था, सुल्तान का खात्मा। वो सुल्तान के तंबू तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने ऐसी तबाही मचाई कि ऑटोमन सैनिक घबराकर एक दूसरे को ही मारने लगे। सुबह तक 15,000 ऑटोमन सैनिक मारे जा चुके थे। वो सूली पर चढ़ी लाशों का जंगल और फिर रात का वो खूनी हमला, इन सब के बाद महान सुल्तान महमद द्वितीय भी हिल गया था। उसे समझ आ गया कि वो तलवार के जोर पर व्लाद को नहीं हरा सकता, तो उसने व्लाद का ही हथियार उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया, दिमागी जंग। सुल्तान ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने व्लाद के सगे भाई राडू को, जिसे ऑटोमन दरबार में ही पाला गया था, वलाचिया का अगला शासक बना दिया। उसने वलाचिया के डरे हुए रईसों को एक सीधा सा ऑप्शन दिया, या तो व्लाद का ये कभी न खत्म होने वाला आतंक चुनो, या फिर राडू के साथ अमन और चैन। और देखे किस्मत का खेल, जिस डर के सहारे व्लाद ने अपनी सत्ता कायम की थी, वही डर उसके पतन का कारण बना। बोयारों ने व्लाद के खौफ से ज्यादा राडू के अमन को चुना। अपने ही लोगों ने जब उसका साथ छोड़ दिया तो व्लाद को भागना पड़ा, और उसे उसी के दोस्त हंगरी ने धोखा देकर 12 साल के लिए कैद कर लिया। हाँ, व्लाद बाद में आजाद हुआ और कुछ वक्त के लिए उसे अपनी गद्दी वापस भी मिली, लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और एक जंग में मारा गया। पर उसकी कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत के बाद उसकी कहानी ने एक और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ ले लिया। तो सवाल ये है कि व्लाद द इम्पेलर ड्रैकुला द वैम्पायर बना कैसे? सच तो ये है कि इन दोनों के बीच सदियों का फासला है। व्लाद की मौत के बाद उसकी क्रूरता के किस्से पूरे यूरोप में फैल गए, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ इतिहास का ये किरदार एक कहानी के दैत्य में बदल गया, और यही दैत्य आगे चलकर ब्रैम स्टोकर के उपन्यास की प्रेरणा बना। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। व्लाद द इम्पेलर एक असली जीता जागता इंसान था, एक राजकुमार जिसने अपने देश के लिए असली भयानक हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और काउंट ड्रैकुला वो एक कल्पना है, एक कहानी का किरदार। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि व्लाद के असली खौफ ने ही इस अमर मिथक को जन्म दिया। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या व्लाद एक देशभक्त था जो अपने देश को बचाने के लिए क्रूर बनने पर मजबूर हो गया, या वो एक ऐसा राक्षस था जिसकी विरासत आज भी हमारे दिलों में डर पैदा करती है? शायद इसका जवाब इतिहास की गहराइयों में ही कहीं दफन है।